राजधानी लाइव के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से आज 2021-2022 का आम बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र दोपहर बाद 2 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। आपको बता दें कि वहीं आज केंद्र के बजट के बाद अब प्रदेश के बजट पर जनता की निगाहें टिकी हुई है। सत्ता पक्ष का ये दावा है कि ये बजट जन कल्याणकारी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अब की बार का बजट जन हितैषी बजट साबित होने वाला है। तो वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आने वाले बजट को लेकर निराशा जाहिर की है और उन्होंने कहा कि पिछली बार के बजट में जैसा कुछ नहीं था तो इस बार के बजट में भी कुछ भी नहीं निकलने वाला है। उन्होंने साथ ये भी कहा कि सरकार को प्रदेश की जनता और कोरोना काल में कई तरह की दिक्कतों का सामना करने वाली जनता को ध्यान में रखकर इस तरह के प्रावधान करने चाहिए और जिससे जनता को राहत मिल सके। तो आपको बता दें कि आज हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। दोपहर 2 बजे शुरू होगा और आज के जो बजट पर सभी जनता की निगाहें टिकी हुई है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से आज 2021-2022 का आम बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र दोपहर बाद यानी कि 2 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, आज जिस तरीके से हंगामेदार के आसार भी बताए जा रहे हैं, विधानसभा में आज बजट सत्र पेश होने वाला है, तो इसको लेकर क्या कुछ अपडेट मिल रही है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री जो है आज आम बजट पेश करेंगे। इसके लिए सभी जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है। प्रदेशवासियों को जो है मनोहर लाल का जो द्वारा जो पेश किया जाएगा बजट जो 2021-22 से काफी बड़ी उम्मीदें लगी हुई हैं। वहीं मुख्यमंत्री भी जो है इससे पहले जो ये संकेत दे चुके हैं इस बार जो बजट है उस जो लोकहित में रहेगा और कोई जो नया कर जो है वो जनता के ऊपर नहीं डाला जाएगा। और वहीं जो सूत्रों की माने तो बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा और किसानों और सामाजिक कल्याण पर जो है इस बजट में मेन जो है फोकस रखा जाए, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और केंद्रीय सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया था उसमें भी जो है स्वास्थ्य का जो है बजट ज्यादा बढ़ाया गया था। तो इसी तरह अब कोरोना काल को देखते हुए हरियाणा में भी जो है मेन जो बजट पे फोकस जो रहेगा वो स्वास्थ्य सेवाओं पर ही और स्वास्थ्य बजट बढ़ाने पर ही रहेगा। और वहीं जो शिक्षा जो कि कोरोना काल में काफी प्रभावित हुई है उसको लेकर भी जो है इसमें काफी प्रावधान किए जा सकते हैं। और वहीं जो है मेडिकल की जो 2000 सीटें करने की भी जो है घोषणा हो सकती है, क्योंकि कई मेडिकल कॉलेज जो है बन के तैयार हो चुके हैं। और वही तेल की जो कीमतें जो वेट है उसकी भी जो है कम करने के आसार है, इस तरह की जो है जानकारी मिल रही है। और वहीं जो साफ तौर पर कहा जा सकता है केंद्र की जो झलक है हरियाणा के इस जो बजट जो आज पेश किया जाएगा 2021-22 का उसमें देखी जा सकती है। जी तौर पे कहा जा सकता है कि जो खट्टर सरकार है कहीं ना कहीं राहत दे सकती है जनता को। क्या लगता है कि जिस तरीके से पहले जो बजट सत्र शुरू हुआ था तो जनता को उम्मीद थी अभिषेक, लेकिन उस उम्मीद पर सरकार नहीं खड़ी हो पाई। क्या लगता है कि अब जिस तरीके से दावा तो किया जा रहा है राहत दे जा सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, फिर भी कहीं ना कहीं जनता को निराशा हाथ लगती है? जी देखिए, अब बजट पेश होगा आज और उसमें ये जरूर कहा जा सकता है कि जो स्वास्थ्य और जो किसानों के लिए और शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान करने की जो की जा सकती है और बड़ी घोषणाएं जो है इसमें रखी जा सकती है कि किसान आंदोलन को चलते हुए 100 दिन से ज्यादा हो गया, तो किसानों को लेकर जो छोटे किसानों और जो प्रदेश के किसान हैं उनके की ओर देखते हुए जो बजट है जो आज पेश होगा उसमें विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, उनके लिए बड़ी घोषणाएं जो की जा सकती है। वहीं जो तेल और डीजल के जो लगातार बढ़ते हुए दाम है वहीं प्रदेश की जनता को इनसे राहत देने के लिए जो टैक्स है वो जरूर हरियाणा सरकार की ओर से कम किया जा सकता है, इस तरह की जो है जानकारी मिल रही है। और स्वास्थ्य सेवाएं में विशेष फोकस देने की नीयत से जो है ये बजट को तैयार किया गया। और वहीं जो है सुझाव मांगे गए थे, मुख्यमंत्री ने खुद गुड़गांव में और चंडीगढ़ में अपने मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ और
सांसदों के साथ और वहीं संगठन के लोगों के साथ चर्चा करते हुए उनसे सुझाव मांगे थे और उन सुझावों के आधार पर जो है ये बजट पेश किया गया। और आज जो बजट जो पेश किया जाएगा वो टोटली डिजिटल तरीके से, जो मनोहर लाल जिनके पास वित्त मंत्री का भी कार्यभार है, उनके द्वारा जो है पेश किया जाएगा। जी अभिषेक, इस तरीके से अगर विपक्ष पार्टी अगर कांग्रेस नेता यानी कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो बजट को लेकर उन्होंने निराशा जाहिर की है। जी बिल्कुल, विपक्ष ने जरूर निराशा जाहिर की है, क्योंकि उनका ये साफ तौर पे ये कहना था कि जिस तरह का बजट पिछली बार का रहा उससे कोई उम्मीद नहीं निकल के आई थी, तो इस बजट से भी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि जो पिछला जो बजट रहा है उसको देखेंगे तो वैसा का वैसा ही ये बजट रहने वाला है। इसमें कोई प्रदेश की जनता को कोई राहत या कोई बड़ी जो है घोषणा या कोई बड़ा रिलीफ जो है हरियाणा सरकार की ओर से जो आज बजट पेश किया जाएगा उसमें नहीं रखा जाता। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि बजट को इस तरह जरूर बनाना चाहिए जो कोरोना काल में प्रदेश की जनता को काफी परेशानियों को जो सामना करना पड़ा, कहीं इस तरह के प्रावधान इस बजट में होने चाहिए ताकि उनको जो है राहत मिल सके, क्योंकि काफी परेशानियों का जो पिछला जो साल निकला है कोविड का, वो उसमें जो प्रदेश की जनता है उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो उनको राहत देने वाला ये बजट जरूर रहना चाहिए। इस तरह की उम्मीद जो है नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा जो है जताई गई है। लेकिन अभिषेक, अगर बात करें जैसे बढ़ते अपराधों को लेकर महिलाओं को एक भी डर भी सताने लगा है, क्योंकि आए दिन ऐसी तमाम घटनाएं सामने आती है, कहीं ना कहीं मजबूरन होकर महिला को ऐसा कदम भी उठाना पड़ता है। सुसाइड की अगर लेकर बात करें, बलात्कार की बात करें, ऐसे बदमाश भी लगातार प्रदेश में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर बात करें आज के बजट की, क्या महिलाओं को लेकर, क्या उनके सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कुछ ऐसे बातचीत की जा सकती है? जी बिल्कुल, देखिए महिलाओं को लेकर फोकस इस बजट में किया जा सकता है, और जैसे कि आपने कहा कि बढ़ते अपराध को लगाम कसने के लिए जरूर जो पुलिस विभाग है या सुरक्षा के मद्देनजर जो भी उपाय या उनके लिए बजट का जो है विशेष प्रावधान किया जा सकता है। तो इस तरह की जरूर कहा जा सकता है कि महिलाओं को लेकर इस बजट में फोकस रह सकता है, क्योंकि महिलाओं की जो आज हिस्सेदारी जो है वो हर जगह बराबर की है और उनकी जो भूमिका है हर जगह बराबर की है। तो इसको देखते हुए इस बजट में जो है महिलाओं के लिए भी कोई बड़ी जो है घोषणा या बड़ा जो ऐलान जो है किया जा सकता है। अगर युवाओं को लेकर बात करें, क्योंकि कोरोना के चलते कहीं ना कहीं खासा असर युवाओं पर भी पड़ने लगा था, उनकी जॉब चली गई थी, क्या लगता है कि युवाओं को लेकर भी कुछ ऐसा ऐलान कर सकती है सरकार? जी बिल्कुल, विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं इंडस्ट्रीज के लिए और युवाओं के लिए और रोजगार के लिए और जो कहें शिक्षा के लिए, क्योंकि कोरोना काल में जो है शिक्षा काफी प्रभावित हुई है। चाहे स्कूलों की बात करें, चाहे कॉलेजेस की बात करें, चाहे यूनिवर्सिटीज की बात करें, जो उनके स्टूडेंट है वो काफी प्रभावित रहे। तो जो शिक्षा का जो है फोकस रखा जा सकता है, शिक्षा का बजट बढ़ाया जा सकता है। और वहीं जैसे कि पहले भी जिक्र किया कि 2000 जो मेडिकल सीट्स है उसके बढ़ाए जाने की भी इस बजट में प्रावधान हो सकता है। तो जरूर रोजगार को देखते हुए रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार जो है इंडस्ट्रीज को राहत दे सकती है, उनका टैक्स में कटौती कर सकती है, और वहीं कुछ बड़ी घोषणाएं जो इंडस्ट्रीज के लिए जरूर की जा सकती है। क्या लगता है किसानों को लेकर कहीं ना कहीं कुछ राहत मिल सकती है? क्या किसानों को इस बजट के दौरान खुश किया जा सकता है, क्योंकि कृषि कानून को लेकर लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इसे लेकर इस पे कोई बातचीत हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए किसानों के लिए जरूर इसमें विशेष प्रावधान जो है हरियाणा सरकार के इस बजट में किया जा सकता है, क्योंकि लंबा अरसा हो गया किसान आंदोलन कर रहे हैं और कृषि कानूनों के विरोध में कर रहे हैं, और वही जो पेट्रोल डीजल के जो लगातार जो दाम बढ़ रहे हैं उससे भी जो है कृषि क्षेत्र पे काफी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ट्रैक्टर आदि और जो उनकी मशीनरी है, उपकरण जो भी हैं वो डीजल आदि से संचालित होते हैं, तो उसको काफी जो है उन पर भार पड़ रहा है। और वही जो कृषि जो खेती करने के लिए जितने भी उपकरण है उनके भी जो है मूल्य आदि में जो है पेट्रोल डीजल के जब दाम बढ़ते हैं तो हर जगह जो है उसका प्रभाव पड़ता है। तो इस जो बजट में है किसानों के लिए विशेष जो सरकार ऐलान कर सकती है, क्योंकि एक तरफ आंदोलन चल रहा है, तो उनको आंदोलन को देखते हुए और किसानों की समस्या को देखते हुए हरियाणा सरकार इसमें कृषि के लिए जो है छूट या फिर बड़ा ऐलान जरूर किया जा सकता है। जी, तो अभिषेक, क्या लगता है कि सत्र के दौरान कहीं ना कहीं अहम भूमिका विपक्ष पार्टी की होती है, कहीं ना कहीं वो सरकार को घेरने का काम करती है, क्या लगता है कि उनकी तरफ से अगर बातचीत की जाए विपक्ष पार्टियों की क्या प्रतिक्रिया इस सत्र को लेकर सामने आ रही है?
जी देखिए, सत्र, हाँ, बजट सत्र चल रहा है। इससे पहले जो है जो अविश्वास प्रस्ताव आया था, जो सबने देखा गया, उसमें जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है, जब वोटिंग का समय आया तो उसके पक्ष में जो है 32 वोट ही और विपक्ष में जो है 55 वोट मिले, तो अविश्वास प्रस्ताव जो है टिक नहीं पाया। लेकिन ये जरूर है, नेता विपक्ष का ने ये जरूर कहा कि जो उनका मोटिव था वो जरूर सॉर्ट आउट हुआ है। इसमें जरूर उनका मोटिव क्लियर हो गया। जो उन्होंने वो चाहते थे उसी तरह जो है अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद हुआ, क्योंकि वो ये चाहते थे कि जो बाहर जो किसानों के साथ खड़े होने का दावा करते हैं, वो जो लोगों का जो चेहरा है इस सत्र में बेनकाब हुआ। अविश्वास प्रस्ताव लाने के जो विरोध में जो वो खड़े हुए, तो अब जरूर कहीं ना कहीं उनको जो है किसानों को जवाब देना होगा कि वो किसानों के साथ ना खड़े होते हुए सत्ता की भूख जो है उसके साथ वो रहे, और कुर्सी का जो लालच है उन्हें जो है इस अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ खड़ा होना पड़ा। तो ये जरूर उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जो वो अविश्वास प्रस्ताव लाने का जो उनका मोटिव था वो यहाँ पर जरूर सॉल्व हुआ है। जी, फिर क्या लगता है कि जिस तरीके से आज आम ये बजट शुरू होने वाला है, इसी दौरान कहीं ना कहीं उम्मीद तो ये भी जताई जा रही है हितैषी होने वाला है बजट, लेकिन अगर किसानों को खुश नहीं कर पाई इस बजट में, क्या लगता है कि और आगे की ऐसी रणनीति तेज करेंगे, कहीं ना कहीं सरकार को कहीं ना कहीं झुकाने का काम किया जाएगा किसानों की तरफ से? जी देखिए, जनहितैषी बजट की उम्मीद की जा सकती है कि कोई भी बजट आता है तो जनता को काफी उम्मीदें होती हैं। टैक्स रिलीफ की, पेट्रोल डीजल आदि का जो बढ़ते हुए दाम है उसका वैट कम कर दे तो जरूर मूल्यों पर जो है फर्क पड़ेगा। तो इस तरह की उम्मीद जरूर की जा सकती है। जैसे कि केंद्रीय बजट जो आया था उसमें भी काफी किसानों के लिए जो सरकार का दावा था कि घोषणाएं उनकी ओर से की गई हैं, मंडियां बढ़ाने की बात की गई थी। तो ऐसे ही एमएसपी की गारंटी इस बजट सत्र में भी जब मांग उठी है या किसानों के जो बात जब सामने आई है, तो सरकार की ओर से ये है कि एमएसपी जो है, हरियाणा प्रदेश ऐसा है कि जो सबसे ज्यादा एमएसपी पे जो है फसलें खरीदता है। और जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए। तो रुक कर लेते हैं अगली खबर का। राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार घर घर राशन योजना की शुरुआत करने जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम बजट से वादा किया था, आम जनता से वादा किया था कि उनको घर बैठे राशन मिलेगा, और अब घर घर राशन योजना की शुरुआत दिल्ली के सीमापुरी इलाके से 25 मार्च को शुरू होने जा रही है। और दिल्ली खाद्य मंत्री इमरान हुसैन ने संबंधित एजेंसियों को निर्देश दे दिए हैं कि सीमापुरी के 100 घरों को सबसे पहले चिन्हित कर इस योजना में शामिल किया जाए। और खाद्य मंत्री यानी कि इमरान हुसैन ने 100 घरों को चिन्हित करने के आदेश के साथ साथ एजेंसियों को यह भी आदेश दे दिया है कि सभी परिवार के घर का पता नंबर भी वेरीफाई करके लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया जाए, ताकि लाभार्थियों को सही समय पर राशन मिल सके। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की घर घर राशन योजना हालांकि सीमापुरी से शुरू की जा रही है, और जिसके बाद पूरी दिल्ली में इस योजना को लागू किया जाएगा। फिलहाल दिल्ली में 17 लाख राशन कार्ड धारक है जिनको योजना का लाभ मिलेगा, और वहीं राशन कार्ड धारकों को गेहूं की जगह हटा दिया जाएगा, और जिसकी कीमत लाभार्थियों को ही देनी पड़ेगी। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि डिलीवरी का खर्चा सरकार देगी या फिर लाभार्थी को खुद देना होगा। तो आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार घर घर राशन योजना की शुरुआत करने जा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम जनता से ये वादा किया था कि उनके घर बैठे राशन मिलेगा, और कहीं ना कहीं ये वादा अब केजरीवाल सरकार पूरा करने जा रही है, जो चुनाव से पहले जो जनता से वादे किए थे। और अब घर घर राशन योजना की शुरुआत दिल्ली के सीमापुरी इलाके से यानी कि 25 मार्च से शुरू होने जा रही है, और दिल्ली खाद्य मंत्री इमरान हुसैन ने संबंधित एजेंसियों को निर्देश दे दिए हैं। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने जो वादे किए थे जनता से चुनाव से पहले, अब वो वादे पूरे करने जा रही है, क्या कुछ अपडेट मिल रही है इसी दौरान? अब देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने एक वादा किया था दिल्ली की जनता से कि उनको घर बैठे यानी घर घर जाकर उनको राशन जो मिल पाएगा, मगर अभी उसकी शुरुआत की जा रही है। और खुद खाद्य मंत्री इमरान हुसैन ने इसकी शुरुआत करने के लिए जो एजेंसियां हैं उनको ऑर्डर दे दिए गए। यहाँ तक कि इसकी जो शुरुआत है वो सीमापुरी इलाके से की जाएगी। अभी
100 घरों को ही कह सकते हैं राशन मिल पाएगा, और जो घर घर जाकर यानी कि उनकी अभी डिटेल निकाली जाएगी, कितने मेंबर हैं और कितना राशन आता है उनका, और यहाँ तक कि जो पहले गेहूं दिया जाता था अब वो गेहूं की जगह पर आटा दिया जाएगा, और कहीं ना कहीं उनको हटाने के साथ साथ यही दिया जाएगा कि आप कोशिश की जाएगी जो पैकेट होगा वो कहीं ना कहीं उन घरों तक पहुंचाया जाएगा। क्योंकि ज्यादातर यही देखने को मिलता था कि राशन डीलर या फिर कहें जनता जो परेशान होती थी कि राशन डीलर उनको राशन समय पर नहीं दे रहा है, और उनकी जो राशन होता था वो कहीं ना कहीं काट लिया जाता था, कभी गेहूं नहीं दिया जाता था, कभी चावल नहीं दिए जाते थे, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर ही इस तरीके की कदम उठाए गए हैं दिल्ली सरकार के द्वारा। मगर देखना होगा इसकी जो शुरुआत की जा रही है वो 25 मार्च से शुरुआत की जाएगी, उसके बाद में पूरे दिल्ली के अंदर ही लागू किया जाएगा। यानी कि 17 लाख जो राशन कार्ड धारक है उनको राशन मिल पाएगा। मगर अभी जो शुरुआत की जा रही है वो 25 मार्च से सीमापुरी इलाके से की जाएगी, और लगभग अभी 100 घरों को ही दिया जाएगा, और उसकी डिटेल के लिए एजेंसियों को बोल दिया गया है, और ये एजेंसियां जो है वो अपना काम करती नजर आ रही है। मगर इससे जो आने वाले समय के अंदर कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ नजर आएगा और दिल्ली की जनता को, क्योंकि जो दिल्ली की जनता कभी ये कहा जाता था कि राशन डीलर उनको राशन समय पर नहीं दे रहा है, राशन जो उनका जो हक होता था वो मार लिया जाता था राशन डीलर के द्वारा। मगर अब वो स्थिति नहीं बनेगी। मगर एक चीज स्पष्ट हो पाई नहीं है अब इसमें कि दिल्ली सरकार की जो होम डिलीवरी होगी वो उसका खर्च उपभोक्ता को देना होगा या फिर सरकार को देना होगा। मगर देखना होगा कि इस तरीके की योजना से कितना फायदा मिल पाता है। जी तो राजीव, जिस तरीके से बताया है कि अब जो घर घर राशन दिया जाएगा, सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है कि अब जिस तरीके से ये भी बताया जा रहा है कि 100 लोगों को चिन्हित किया जाएगा जो लाभार्थी है, क्या उसके बाद वेरिफिकेशन भी बताया जा रहा है कि कुछ डिटेल्स वगैरह वेरीफाई की जाएगी फोटो के माध्यम से। अब क्या लगता है कि 100 के बाद कुछ और भी लाभार्थियों का इसमें नाम शामिल हो सकता है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर अभी जो 25 मार्च से ये योजना की जा रही है, और उसके अभी 100 सीमापुरी के इलाके के 100 घरों को ही डिटेक्ट किया गया है, और उसके बाद ही और लोगों को यानी कि पूरी दिल्ली के अंदर ये योजना ये लागू की जाएगी। मगर अभी जो एजेंसी हैं उनके लिए बोल दिया गया है कि अभी जो 100 घर है उनको डिटेक्ट किया जाए, उनके जो मेंबर हैं वो कितने हैं और राशन कितना आना चाहिए था, ये सारी जानकारी अभी जुटाने के लिए बोल दिया गया है खुद खाद्य मंत्री इमरान हुसैन के द्वारा। मगर अब देखना होगा कि ये योजना कितनी सफल हो पाती है, क्योंकि पूरी दिल्ली के अंदर ये योजना अपनानी है, और 17 लाख जो कार्ड धारक है यानी राशन कार्ड जो धारक है उनकी पूरी डिटेल निकाली जाएगी, घर घर राशन पहुंचाया जाएगा। मगर देखना है कि राशन वाकई में घर पहुंच पाता है या सिर्फ ये कह सकते जो चुनावी वादा था उसको पूरा करने के लिए अभी योजना की जा रही है। मगर लगातार कहीं ना कहीं इस तरीके की योजनाएं दिल्ली सरकार की तरफ से बाकी हैं, और भी योजनाएं हैं, मगर किस तरीके से जनता तक पहुंच पाएगी वो जरूर देखना होगा। मगर अभी की जो स्थिति है वो यही है कि जनता अभी कहीं ना कहीं राशन डीलर से परेशान है, क्योंकि राशन डीलर जो है उनका हक मार लेते हैं, और कहीं ना कहीं जो पूरा राशन होता था वो नहीं दिया जाता था। मगर कहीं ना कहीं अब देखने को मिलेगा कि राशन डीलर जो है ये राशन डीलरों का रोल खत्म हो जाएगा, यहाँ तक कि होम डिलीवरी भी स्टार्ट हो जाएगी, और होम डिलीवरी पे द्वारा ही घर घर तक राशन पहुंचाया जाएगा। मगर सरकार की तरफ से ये स्पष्ट नहीं किया गया अभी भी कि होम डिलीवरी का चार्ज जो है वो उपभोक्ता देगा या सरकार देगी। अगर सरकार देती है तो कहीं ना कहीं उपभोक्ता को फायदा होगा, अगर उपभोक्ता को देना पड़ेगा तो वो कितना देना पड़ेगा ये जरूर स्पष्ट करना होगा। जी तो राजीव, क्या लगता है कि जैसे कि बताया लाभार्थी को इतने 100 लोग मतलब 100 घरों को चिन्हित किया गया है, क्या लगता है कि आने वाले समय में और कितना इनको लाभ मिल सकता है? क्या लाभार्थियों की तरफ से कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अभी सीमापुरी इलाके के अंदर जो 100 लोगों को डिटेक्ट किया जा रहा है, यानी कि 100 राशन कार्ड धारकों को डिटेक्ट किया जा रहा है, उनके वेरीफाई की जाएगी कितने मेंबर हैं, कहाँ रहते हैं, लोकेशन क्या है, ये सारी एजेंसियां जाकर चेक करेंगी। उसके बाद ही इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। अगर ये 100 परिवारों को राशन मिल जाता है सही समय पे और उनके घर तक, तो कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है, और ये देखना होगा आने वाले समय के अंदर कितनी लोगों को राहत दी जा सकती है। मगर कहीं ना कहीं इस योजना से एक तो चीज फायदा हो सकता है कि राशन डीलर जो कह सकते हैं अपनी मनमानी करते थे, और लोगों को जो गरीब लोगों का जो राशन होता था उसमें जो कटौती करते थे, या फिर तो राजीव, इसी दौरान कोई सीमा तय की हुई है, सीमा या समय कुछ तय किया गया है योजना को जो पूरा किया जा सके? देखिए, अभी इसकी जो पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये कितने समय तक पूरा कर लिया जाएगा, पूरी दिल्ली के अंदर कितने समय तक या किस डेट के आधार पर ही तय किया जाएगा, मगर अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। मगर हाँ, स्टार्टिंग जो है यानी कि 25 मार्च से जो शुरुआत की जा रही है उसका जरूर समय सीमा तय की हुई है। मगर देखना है कि खाद्य मंत्री के द्वारा किस तरीके की योजनाएं, जो और भी योजनाएं हैं जो घर घर योजना पहुंचाने की है या राशन पहुंचाने की है, या फिर जो और भी खाद्य सामान होगा वो राशन डीलर के द्वारा वो कैसे पहुंचाया जाएगा, ये जरूर देखना होगा।
दिल्ली सरकार के, मगर लगता है कि चुनावी जब समय नजदीक बिल्कुल। आने लगा है तो कहीं ना कहीं इस तरीके की योजनाएं लेके आ रहे हैं, और शायद यही कारण है कि दिल्ली के अंदर जो चुनाव होने वाले 2022 के अंदर शायद उसी को मद्देनजर रखते बिल्कुल हुए राजीव। इस तरीके की योजनाएं की शुरुआत की जा रही है। जी तो राजीव, अब जिस तरीके से बताया जा रहा है कि चुनाव जब आते हैं कहीं ना कहीं इनका जो वादा है जो पूरा करने के लिए किया जाता है चुनाव से पहले, कहीं ना कहीं चुनावी मैदान को चुनावी रणनीति कहा जा सकता है साफ तौर पर। अब क्या लगता है कि किसानों को लेकर भी कुछ ऐसी योजना लागू कर सकती है सरकार, क्योंकि समर्थन की बात करती है किसानों से केजरीवाल सरकार हमेशा। देखिए, केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार की तरफ से जो अभी तक किसानों की जो दुविधा है वो दूर नहीं हो पाई है, और यहाँ तक कि किसानों को जो प्रदर्शन है वो भी जारी है, मगर केंद्र सरकार की तरफ से ऐसी कोई भी योजना नजर नहीं आ रही है जो किसानों को राहत दे सके या फिर जो उपभोक्ता है उनको राहत दे सके। मगर कहीं ना कहीं सिर्फ चुनावी वादा जरूर नजर आता है, क्योंकि जिस तरीके जब चुनाव का समय आता है तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, या फिर आम आदमी पार्टी हो, या फिर कांग्रेस पार्टी हो, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, मगर जब चुनाव निकल जाता है उसके बाद में कोई भी वादा पूरा समय से नहीं हो पाता। क्योंकि दिल्ली सरकार की माने तो दिल्ली सरकार को अभी लगभग 6 साल पूरे हो चुके हैं, और 6 साल के अंदर अब योजना स्टार्ट की जा रही है, वो भी चुनाव के समय, यानी कि बिल्कुल निगम के जब चुनाव आने लगे हैं तभी इस तरीके की योजनाएं स्टार्ट की जा रही है। उससे पहले 6 साल के अंदर इस तरीके की योजनाएं क्यों नहीं स्टार्ट की गई, ये जरूर बड़ा सवाल बनता है। मगर कहीं ना कहीं चुनावी समय के मद्देनजर रखते हुए ही सिर्फ कह सकते हैं फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है, और कहीं ना कहीं जनता को लुभाने की कोशिश की जाएगी कि घर घर आपको राशन मिलेगा, तो कहीं ना कहीं वोट बैंक जो है वो उनके खाते में आएगा। जी बिल्कुल राजीव, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। तो रुक कर लेते हैं अगली खबर का। मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी मिली कार के मालिक मनसुख हिरेन की संदिग्ध हालत में हुई मौत के मामले में एटीएस ने वीरवार को सचिन वाजे का बयान दर्ज किया है। बता दें आपको ये कि एटीएस ने वाजे से लगभग 10 घंटे तक पूछताछ की है, उनका बयान दर्ज किया गया है, और सचिन वाजे पर कार मालिक मनसुख हिरेन की संदिग्ध मौत में नाम आने के बाद से पूछताछ की गई है। राज्य गृह मंत्री यानी कि अनिल देशमुख ने बुधवार को विधानसभा में बताया था कि सचिन वाजे को क्राइम ब्रांच से हटा दिया गया है। विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी हिरेन की मौत पर लगातार सवाल उठा चुके हैं, और एटीएस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 302 और 120 बी के तहत मामला दर्ज किया गया है, और माना यह जा रहा है कि मनसुख हिरेन की पत्नी के आरोप और विपक्ष के दबाव के कारण सरकार को यह कदम उठाना पड़ा है। इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी कर रही है, और इसके लिए मंगलवार को एक टीम मुंबई पहुंची। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये बताया जा रहा है कि टीम उस इनोवा की जांच के नतीजे के काफी करीब पहुंच चुकी है जो स्कॉर्पियो के पीछे 2 बार नजर आई थी। तो मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी मिली कार के मालिक मनसुख हिरेन की संदिग्ध हालत में हुई मौत के मामले में एटीएस ने वीरवार को सचिन वाजे का बयान दर्ज किया है। बता दें आपको, एटीएस ने वाजे से लगभग 10 घंटे की पूछताछ की थी और उनका बयान दर्ज भी किया गया था, और सचिन वाजे पर कार मालिक मनसुख हिरेन की संदिग्ध मौत के नाम आने के बाद ये पूछताछ की गई है। और राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बुधवार को विधानसभा में बताया था कि सचिन वाजे को क्राइम ब्रांच से हटा दिया गया है, और विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी हिरेन की मौत पर लगातार सवाल उठा चुके हैं। एटीएस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 302 और 120 बी के तहत मामला दर्ज किया है। माना यह जा रहा है कि मनसुख हिरेन की पत्नी के आरोप और विपक्ष के दबाव के कारण सरकार को यह कदम उठाना पड़ा है, और इस मामले की जाँच राष्ट्रीय जाँच एजेंसी कर रही है। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं मुरारी सिंह। मुरारी सिंह, क्या अपडेट मिल रही है? जिस तरीके से बताया जा रहा है मनसुख हिरेन मौत का मामले में कुछ खुलासे सामने आए हैं। मनसुख हिरेन की मौत हुई थी, उसको लेकर लगातार मुंबई पुलिस, क्राइम ब्रांच के अलावा अब जो है एनआईए और एटीएस को दी गई है। एटीएस जो है मनसुख के मौत का मामले की जांच कर रही है, वही एनआईए जो है जिस तरह से जिलेटिन से भरी कार बरामद की गई उसको लेकर जांच कर रही है। जी, कल की जानकारी के अनुसार जिस तरह से लगातार एटीएस ने मनसुख हिरेन के परिवार के साथ करीब 2.5 घंटे की पूछताछ की, वहीं एपीआई सचिन वाजे के साथ करीब 10 घंटे की पूछताछ के बाद उनको जो है जाने दिया गया, वहीं उनका स्टेटमेंट भी दर्ज किया गया जी। दूसरी तरफ जिस तरह से लगातार आरोप लगाए जा रहे थे मनसुख हिरेन के परिवार द्वारा कि इस पूरे मामले में कहीं न कहीं सचिन वाजे का हाथ है, तो जाहिर तौर पर सचिन वाजे अब
जो है कहीं न कहीं एनआईए और उसकी निशानदेही पे है। इसी यही वजह है कि लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। तो तमाम वजह को खंगाला जा रहा है, लेकिन एनआईए की टीम जी। लगातार जो है मुंबई पुलिस कमिश्नर और क्राइम ब्रांच अधिकारी परम्बे के साथ मिलकर तमाम जो दस्तावेज थे, अब तक करीब 2000 सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाल लिया गया है। वहीं मुकेश अंबानी के घर के बाहर जी जितने भी सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, सुरक्षा कर्मी लगे गए हैं, उनके घर के बाहर भी उनसे पूछताछ की गई है। जी सत्यप्रकाश, क्या लगता है सत्यप्रकाश, क्या लगता है कि सचिन वाजे और भी कुछ बड़े खुलासे कर सकते हैं इसी दौरान? देखिए, पिछले 2 दिनों से लगातार देखा जा रहा है कि सचिन वाजे जो है अपना पक्ष रखने की बात कर रहे हैं, लेकिन 2 दिन में उन्होंने अपना पक्ष मीडिया के सामने तो नहीं रखा है। लेकिन जिस तरह से उनसे पिछले 2 दिन से लगातार मुंबई क्राइम ब्रांच और एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है, जी ऐसे में ये जानकारी सामने आ पा रही है। सचिन वाजे ने साफ तौर पे कह दिया है, जिस कार का जिक्र विपक्ष या पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं, उस कार को उन्होंने देखा ही नहीं, और रही बात उन्होंने चलाया तक नहीं। तो जाहिर तौर पर ये जो आरोप लगे हैं वो बेबुनियाद है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। लेकिन जिस तरह से एटीएस के पास तमाम दस्तावेज है, तमाम मिलते हैं, एटीएस और एनआईए टीम लगातार क्राइम ब्रांच और जिस तरह से जिलेटिन की बड़ी कार मिली है, उसको 2 अलग-अलग से जांच की जा रही है। जी सत्यप्रकाश, अब क्या लगता है, जिस तरीके से बताया जा रहा है विपक्ष पार्टी यानी कि अगर देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो वो भी हिरेन की मौत पर लगातार सवाल उठा चुके हैं। देखिए, मामला विधानसभा में जिस तरह से उठाया गया, साफ तौर पे कहा गया कि सचिन वाजे ही है। जी उसको लेकर लगातार जांच एजेंसियां चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि मनसुख हिरेन मौत का मामला है वो कहीं अब सचिन वाजे ने एक बड़ा खुलासा किया है, बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि मनसुख हिरेन की कार का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया था और एटीएस ने वाजे से लगभग 10 घंटे की पूछताछ की। ऐसी पूछताछ के दौरान बड़ा दावा किया है उन्होंने। तो इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।